हम बात करेंगे जीनोम से रिलेटेड कि हमारा जीनोम कैसा है और जीनोम डीएनए में कैसे अरेंज होता है ना। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं क्रोमेटिन का कॉम्पेक्शन। क्रोमेटिन इज ओब्वियसली पार्ट ऑफ जीनोम, है ना। तो हम समझेंगे कि व्हाट इज क्रोमेटिन, जीनोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्पेक्शन कैसे होता है एंड ऑल। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि हमारा जो जीनोम होता है जनरली, है ना, तो जीनोम मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो प्रोकैरियोट का अपना जीनोम साइज अलग होता है, यूकैरियोट्स का अपना अलग जीनोम साइज होता है ना। ई कोलाई की मैं अगर बात करूं तो ई कोलाई का जीनोम साइज लगभग मैं बोलूं कि 5 MB होता है। तो यीस्ट का जीनोम अप्रॉक्स इससे डबल या फोर टाइम होता है। फ्रूट फ्लाइज की बात करूं तो 40x होता है ई कोलाई के कंपेरिजन में। और ह्यूमन जीनोम की बात करूं तो 1000 टाइम्स लार्जर होता है ह्यूमन का जीनोम। तो क्या इम्पैक्ट है इस जीनोम का हमारे स्ट्रक्चर पे। तो ये जो जीनोम स्ट्रक्चर है इसमें आपके एक्सप्रेसिव प्रोटीन जीन्स होते हैं और ये एक्सप्रेस होते हैं, और ये इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से आपका पूरा सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिसाइड होता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं ई कोलाई की या जनरली प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। तो मतलब ये जो जीनोम है ये साइटोप्लाज्म में रहता है, मतलब स्प्रेडेड फॉर्म में, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है। जबकि मैं बात करूं अगर यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट का जीनोम वेल डिफाइन होता है और ये न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होता है। तो इतना बड़ा जीनोम, है ना, 1000 टाइम या 3 GB अप्रॉक्स, तो इतना बड़ा जो जीनोम है यूकैरियोट्स का, और आपकी यूकैरियोटिक सेल का तो साइज बहुत छोटा होता है, मतलब माइक्रोमीटर्स में होता है ना। तो ये जीनोम इस न्यूक्लियस के अंदर कैसे आ सकता है, तो इसको इस न्यूक्लियस के अंदर डालने के लिए इसकी करते हैं पैकेजिंग। ओके, तो यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो पैक होता है सेल के इनसाइड, और इनकी पैकेजिंग की वजह से इतना बड़ा डीएनए आसानी से न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, पहली चीज। दूसरा, जब भी जरूरत पड़ती है इस जीनोम की, तो ये जीनोम ओपन होता है, एक्सप्रेस होता है और अपना स्ट्रक्चर रीगेन कर लेता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कि हाउ द डीएनए विल पैकेज इनसाइड द सेल। ओके, तो इसको पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डीएनए कैसे कॉम्पैक्ट होता है, तो इसका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन का तरीका होता है। जैसे ये डीएनए है, ये डबल स्टैंड फॉर्म करता है। तो नॉर्मली डीएनए डबल स्टैंड के स्ट्रक्चर में होता है, हमेशा देख चुके हैं। तो अगर ये डीएनए डबल स्टैंड की बात कर लूं मैं, तो इसका डायमीटर कितना होता है, लगभग 2, ये होता है लगभग 2 नैनोमीटर, इसका होता है डायमीटर। ओके, अब ये डीएनए है बहुत लंबा, और इस डीएनए को आपको करना है कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्शन के लिए ये विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स कॉम्पैक्ट होता चला जाता है, और यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के लिए आपको लगते हैं प्रोटीन्स। तो डीएनए जो है वो प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से डीएनए कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटीन, जिसमें डीएनए प्रोटीन से बाइंड होता है। अब प्रोटीन भी कौन सा, तो इसमें होता है न्यूक्लियो प्रोटीन्स, मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो ही इन्वॉल्व होते हैं डीएनए की पैकेजिंग के लिए। ठीक है, तो जब डीएनए ऐसा पैक होता है तो इसका इसका डायमीटर हो जाता है 11 नैनोमीटर डायमीटर। ओके, और मैं जिस प्रोटीन की बात कर रही हूँ कि कॉम्पैक्शन में यूज होता है, दैट इज द हिस्टोन। ठीक है, अब ये हिस्टोन प्रोटीन फर्दर कॉम्पैक्ट होते हैं, और कॉम्पैक्ट होने के बाद ये क्रोमेटीन एक मॉडलिंग के थ्रू, जिगजैग और सोलेनॉइड मॉडल्स के थ्रू ये और कॉम्पैक्ट होता चला जाता है। तो इसका डायमीटर हो जाता है 30 नैनोमीटर्स, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। सॉरी, ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो है और कॉम्पैक्ट होते हैं, हाईली कॉइल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर। इसका डायमीटर हो जाता है 300 नैनोमीटर्स, और ये फर्दर कॉम्प्लेक्ट होते हुए
कॉइल्ड जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है और ये फाइनली कॉम्पैक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये है आपका डीएनए। ये क्रोमेटीन से लेके क्रोमेटीन फाइबर्स, क्रोमेटीन कॉइलिंग और कॉइलिंग करता हुआ ये बना लेता है आपका क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में अगर कहीं पर कोई हमारा सेगमेंट ऑफ जीन है जिसको आपको एक्सप्रेस करना है तो ऑब्वियसली आपको इस स्टेट में लाना पड़ेगा, मतलब इस लेवल पे। ठीक है, तो ये डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली वर्किंग में होता है, मतलब इस स्टेट से इस स्टेट और इस स्टेट से इस स्टेट पे हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं कि यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है क्रोमेटीन। व्हाट इज एक्चुअली क्रोमेटीन? क्रोमेटीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड डीएनए। किसका बना होता है? डीएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन्स का। ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या है? सो दीज आर द हिस्टोन्स। हिस्टोन क्या होते हैं? देखो ये डीएनए है ना, जनरली इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर, नेगेटिवली चार्ज है ये डीएनए, पार्शियल नेगेटिव। और ये होता है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के एग्जांपल है हिस्टोन्स। हिस्टोन की मैं अगर बात करूं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये जो ग्रुप है ये बेसिक प्रोटीन का ग्रुप है। ठीक है, जो कि डीएनए से एसोसिएट हो सकता है और डीएनए को कंडेंस कर सकता है, और कंडेंस करके क्या बनाएगा? क्रोमेटीन बनाएगा। हिस्टोन का कितना कॉन्स्टिट्यूशन होता है जेनेटिक मटेरियल में? तो ये 1/3 टोटल मास का 1/3 हिस्टोन्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल में। कितने टाइप के हैं हिस्टोन्स? तो ये 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। हिस्टोन में बेसिक प्रोटीन्स है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इसमें स्पेसिफिकली पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, दे आर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। और डीएनए होता है आपका नेगेटिवली चार्ज। क्यों होता है नेगेटिव चार्ज? क्योंकि इसके पास अपना फॉस्फेट ग्रुप होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इसकी बैकबोन में होता है। इस वजह से हिस्टोन है आपके पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है और इसकी वजह से इनकी हाई बाइंडिंग अफिनिटी होती है, हिस्टोन और डीएनए के स्ट्रक्चर। जब हिस्टोन डीएनए से बाइंड करता है तो एक मॉडल बनाता है या एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, डीएनए की रैपिंग हिस्टोन पे, मतलब डीएनए को हिस्टोन पे रैप करना एक जीन रेगुलेशन का पार्ट भी है। ठीक है, कैसे? कि कौन से जीन का एक्सप्रेशन करना है उसको वहां से ओपन कर लो, जिन 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 का एक्सप्रेशन का काम हो गया उनको फिर से हिस्टोन से अराउंड करके डीएनए को कंडेंस कर दिया जाता है। जब जरूरत पड़ती है तो डीएनए को ओपन कर लिया जाता है, जब जरूरत पड़ती है तो डीएनए को कंडेंस कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्रोमेटिन के बेसिक डिटेल्स है। तो हम लोग हिस्टोन की बात कर ले कि जनरली कहाँ पाया जाता है, तो सारी यूकेरियोटिक न्यूक्लियाई में हिस्टोन्स पाए जाते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड का बना होता है, मतलब लाइसिन और आर्जिनिन, जैसा कि अभी हमने देखा। इसके अलावा हिस्टोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं और इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, इन ये जो डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की वजह से होते हैं। क्या पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन? मतलब ट्रांसलेशन, किसी भी प्रोटीन का अगर ट्रांसलेशन हो जाता है ना, तो उस ट्रांसलेशन होने के बाद जो मॉडिफिकेशन होते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या फंक्शन है इसका? तो ये पैकेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, डीएनए की पैकेजिंग करनी है आपको, है ना। H2A, H2B, H3 और H4 जो होती है ये हाईली कंजर्व सीक्वेंसेस है। किन में? ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में, और इसके एग्जांपल है थाइमस पे और पी सीडलिंग्स में। ये हाईली कंजर्व स्पीशीज सीक्वेंसेस होती है। मतलब कहने का ये जो स्टोन्स है ना H3, H4, H2, H2B, ये लगभग लगभग सेम होते हैं सब में, कंजर्व्ड स्ट्रक्चर है। H1 जो है सबसे ज्यादा वेरिएबल होता है, मतलब स्पीशीज वाइज अगर देखें तो सबके H1 अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो जनरली ये सीक्वेंस अलग अलग स्पीशीज में अलग मिलेगी और ये वेरिएबल रखती है H1 स्ट्रक्चर। ओके,
ये जो सीक्वेंसेस हैं ये 1% के हिसाब से चेंज हो सकती है और ये इवोल्यूशनरी लाइन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है आपका डीएनए, उसके बाद बनता है क्रोमेटीन्स, फिर बन जाता है आपका क्रोमेटीन मॉडल, और फिर ये आपके फाइबर्स, और फाइनली ये बना देते हैं क्रोमोसोम्स। हमने डायमीटर देख लिया, डीएनए का डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है, 11 नैनोमीटर, 30, 300, 700 और 1400 नैनोमीटर। ओके, तो हम समझे कि इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो यहाँ से डीएनए, ये तो प्योर डीएनए था, डीएनए ने बाइंड करना स्टार्ट किया किससे, हिस्टोन से, तो ये अलग अलग लेवल पर कॉम्पेक्शन कर रहा है। तो हम सबसे इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए कॉम्पेक्शन, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, और ये तो बन गया क्रोमोसोम। ठीक है, तो हम इसको कॉम्पेक्शन को अलग अलग लेवल पर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पेक्शन। सेम वही चीज है, डीएनए है, क्रोमेटीन, मॉडलिंग, फाइबर और क्रोमोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, तो डीएनए जब बाइंड करता है प्रोटीन से, तो इसको स्टडी किया गया एक मॉडल से जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, क्या है न्यूक्लियोसोम मॉडल, जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, सॉरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है। तो ये क्रोमोसोम को अगर मैं ओपन करूं तो ये ऐसे दिखता है। ओके, तो ये क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम को थोड़ा ओपन करोगे आप तो ये यहाँ पर दिखता है न्यूक्लियोसोम, और ओपन करोगे तो हिस्टोन दिखेंगे, और ओपन करोगे तो डीएनए दिखेगा। ठीक है, तो ये डीएनए रैप अप होता है न्यूक्लियोसोम के ऊपर। एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम एक ऐसा मॉडल है जो बताता है कि डीएनए की रैपिंग कैसे होती है। ठीक है, तो ये है, बीच में रखते हैं प्रोटीन्स, तो हिस्टोन मॉडल, हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायर्ड है डीएनए की रैपिंग के लिए, और डीएनए से कैसे रैप होता है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये डीएनए रैप हुआ, प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स है। यहाँ देखो, ये आपका 4 हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3, H4, इसके ऊपर डीएनए रैप हुआ, और H1 एज अ क्लिपिंग काम करता है। ठीक है, तो ये पांचों हिस्टोन मिलकर न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाते हैं। ठीक है, अभी ये पांचों आपके जो हिस्टोन्स होते हैं ये सब डाइमर में होते हैं, तो 4 जो है वो कोर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो दीज आर द 4, है ना, ये 4 स्टोन है, और इन सबके 2-2 कॉपीज मिलेगी, तो बन जाता है ऑक्टामर स्टोन कोर। तो ये हो गया कोर स्ट्रक्चर, और H1 एज ए लिंकर काम करता है जो नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेगा और दोनों न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करेगा। ठीक, तो आगे हम लोग देख रहे हैं डिटेल अबाउट न्यूक्लियोसोम मॉडल। किसने बताया, तो न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में कॉर्नबर्ग ने बताया 1974 में। इन्होंने बताया कि न्यूक्लियोसोम जो होता है वो डीएनए की रैपिंग से होता है, और ये 8 हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम डीएनए मॉलिक्यूल से जब रैप होता है तो कितना बेस पेयर रैप करता है, तो ये होता है आपका 146 बेस पेयर। ओके, न्यूक्लियोसोम, हर न्यूक्लियोसोम अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोसोम में जो हिस्टोन्स होते हैं सबके दो कॉपीज होती है, किसकी, H2A, H2B, H3 और H4, इस तरीके से हर किसी का दो तो हिस्टोन हो जाते हैं ऑक्टामर फॉर्म में। ठीक है, तो कलेक्टिवली यहाँ पर कितने हिस्टोन, तो कोर फॉर्म में 8 हिस्टोन लगते हैं। ठीक है, ये हिस्टोन क्या है, प्रोटीन्स है, पॉजिटिवली चार्ज है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए का वो स्ट्रक्चर जो हिस्टोन, कोर हिस्टोन से रैप करता है उसको बोलते हैं हम कोर रैपिंग स्टोन्स। ठीक है, या कोर या रैपिंग हिस्टोन बोलते हैं। तो ये कितने बेस पेयर का होता है, ये होता है 146 बेस पेयर का। ठीक है, न्यूक्लियोसोम कैसे होते हैं, तो डिस्क शेप्ड पार्टिकल होते हैं। हाइट कितनी है, 5.7 नैनोमीटर, और डायमीटर कितना है, 11 नैनोमीटर डायमीटर। ओके, फिर ये स्टोन कैसे दिखते हैं, रिपीटेड बीड लाइक स्ट्रक्चर, मोती जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, और ये मोती जैसे स्ट्रक्चर लिंक होते हैं एक दूसरे से, लिंकर डीएनए मॉलिक्यूल से। लिंकर डीएनए क्या है यहाँ पर, तो देखो ये 54 बेस पेयर का होता है, और ये H1
लिंकर जैसा काम करता है हिस्टोन प्रोटीन, जिसकी वजह से हिस्टोन बाइंड कर पाता है डीएनए से और न्यूक्लियोसोम मॉडल में न्यूक्लियोसोम मॉडल के लिए इंपॉर्टेंट है। H1 हिस्टोन ऑक्टामर ग्रुप का पार्ट नहीं होता। न्यूक्लियोसोम रिपीट करते हैं, है ना। न्यूक्लियोसोम जितने, जैसे ये न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम मतलब डीएनए रैप हुआ है किसके ऊपर, ऑक्टामर हिस्टोन के ऊपर, है ना। फिर अगला हिस्टोन आया, फिर उस पर डीएनए रैप हुआ, फिर अगला हिस्टोन, फिर उस पर डीएनए रैप हुआ। तो ये हिस्टोन पे कितना डीएनए रैप होता है, 200 बेस पेयर का। और ये लिंकर डीएनए क्या है, तो H1 प्रोटीन है और ये डीएनए को बोलते हैं लिंकर डीएनए। ओके, चलो, तो ये ऐसा बाइंड करते हैं। ये न्यूक्लियोसोम डिस्क जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इस डिस्क जैसे स्ट्रक्चर में 4 न्यूक्लियोसोम्स है, H3, H4, H2A, H2B, ठीक है। इनको बोलते हैं कोर। तो हर किसी का 4 है, तो हर किसी का डबल, तो हो जाएंगे 8 ऑक्टामर। ऑक्टामर में H1 नहीं आता, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जिस डीएनए से जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। इसका लगभग बेस पेयरिंग 54 या फिर मैं बोलूँ 20 to 60 बेस पेयर होता है। और ये H1 एज अ क्लिप पर काम करता है, क्लिप लगाने का काम करता है, ठीक है, ऐसा डीएनए बाइंड करता है ये इसके ऊपर। H1 क्या कर रहा है, बाउंड करने का काम कर रहा है, लिंकिंग का काम करता है। H1 क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। दोनों ही डाइमर फॉर्म में मिलते हैं, H3, H4 डाइमर दोनों मिले, है ना, और 2 के 2 2 तो टेट्रामर हो जाते हैं। H2A, H2B दोनों आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं डाइमर। ऐसे 2 डाइमर लगे, तो इसके 2 डाइमर, ये 4, और ये ऑलरेडी टेट्रामर है तो ये 4, तो हो गए टोटल 8, ठीक है। इस तरीके से बीच में बाइंड सबसे पहले जुड़ते हैं आपके H3, H4, फिर बाइंड करता है H2, H2B, ठीक है। अब एक और चीज, ये हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है, तो इनके पास एक N टर्मिनल होगा, एक C टर्मिनल होगा। ज्यादातर मॉडिफिकेशन इसके N टर्मिनल पर होते हैं, ठीक है। N टर्मिनल प्रोटीन की बात है, वही C टर्मिनल, तो इनके N टर्मिनल ऐसे एक्सपोज्ड होते हैं और ये फर्दर मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग में रोल प्ले करते हैं। N टर्मिनल H2A, H2B, H3 और H4 का, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, ये न्यूक्लियोसोम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, एक सर्कल में 6 न्यूक्लियोसोम्स ऐसा। तो ये 6 न्यूक्लियोसोम का अगर मैं डायमीटर बोलूँ तो 30 नैनोमीटर डायमीटर होता है। अब ये न्यूक्लियोसोम कैसे अरेंज होते हैं, इस पे 2 मॉडल दिए गए, सोलेनॉइड मॉडल और जिगजैग मॉडल। जिगजैग मतलब ये ऐसे जिगजैग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसोम मतलब, सोलेनॉइड मतलब वेल अरेंज्ड स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक है। और इनको कनेक्ट करने का काम लिंकर डीएनए करता है। तो सोलेनॉइड मॉडल और जिगजैग मॉडल दोनों ही तरीके के क्रोमेटिन कॉम्पेक्शन देखे गए हैं। सेम चीज, कोर का कितना बेस पेयर होता है, तो 146 होता है। लिंकर डीएनए लगभग 55 बेस पेयर का हो सकता है ना। और एक टर्न में, डीएनए के एक टर्न में 3/4 टाइम्स ऑक्टामर, एक डीएनए जो होता है ना, ये डीएनए कितनी बार अराउंड होता है, तो 3/4। जैसे ये एक न्यूक्लियोसोम है, इसके ऊपर डीएनए कितनी बार रैप होता है, तो 3/4 टाइम्स रैप होता है ऐसा, ठीक है। ये रैप होके आपके दूसरे न्यूक्लियोसोम से बाइंड करेगा। तो ये डीएनए हो गया लिंकर डीएनए, ये हिस्टोन हो गया H1 हिस्टोन, है ना। और ये हो गया आपका न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम में क्या है, ऑक्टामर्स है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो एक न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम, सॉरी, दोनों जुड़े किससे, डीएनए से जुड़े, इसको बोलते हैं कोर स्ट्रक्चर। तो क्रोमेटीन का कॉम्पेक्शन होता है, ये सबसे पहले किसने बताया, तो एक साइंटिस्ट है रोजरबर्ग और रोजर और कॉर्नबर्ग ने, इन्होंने बताया कि प्राइमरी लेवल ऑफ
कॉम्पेक्शन जो होता है वो क्रोमेटीन जैसा होता है, और इसके कुछ एविडेंसेस भी दिए। कैसे बताया कि डीएनए प्रोटीन से जुड़ा रहता है, तो कुछ एविडेंस भी दिए इन्होंने, जैसे कि प्रोटीन कंपोजिशन बताया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोग्राफ्स बताए, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियेजेस यूज किए, और हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्मेशन जैसे मेथड्स को यूज करके कुछ एविडेंस दिए कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाता है या क्रोमेटीन का कॉम्पेक्शन करता है। ठीक है, तो पहला हम देखें प्रोटीन कंपोजिशन। तो इन्होंने ऐसा बताया कि जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है, मतलब क्रोमेटीन का जो कंपोजिशन है, उसमें हिस्टोन्स, डीएनए, कुछ अमाउंट ऑफ आरएनए भी प्रेजेंट होता है, और इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, इतना कंपोजिशन में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हिस्टोन होता है क्रोमेटीन में, जिसमें सारे हिस्टोन मतलब कोर हिस्टोन जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो हाफ होता है वो होता है H1 प्रोटीन। ठीक है, ये तो बात हो गई कंपोजिशन के हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोग्राफ, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोग्राफ में ऐसा देखा कि अगर क्रोमोसोम को आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोग्राफी ऑब्जर्वेशन करते हो तो ऐसा दिखता है क्रोमेटीन, ऐसा लगता है कि जैसे कोई माला बनी हो बहुत सारे मोती की, तो इसको बोलते हैं बीड्स और स्ट्रिंग। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होता है, तो 10 नैनोमीटर डायमीटर, नैनोमीटर फाइबर का डायमीटर है। ठीक है, तो ये माइक्रोग्राफ में देख के बता दिया कैसे दिखता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन में भी ऐसा देखा कि क्रोमेटीन फाइबर्स जो है, क्रोमेटीन फाइबर्स एक रिपीटिंग पैटर्न शो करते हैं, और ये रिपीटिंग पैटर्न का जो इंटरवल है ये अप्रॉक्स 100 एंगस्ट्रॉम है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये बताया कि डिफ्रैक्ट इसमें जो रिपीटिंग पैटर्न होते हैं कि इतनी इतनी दूर में क्रोमेटीन्स है ऐसा, तो इसका क्रोमेटीन का अपना एक पैटर्न बता दिया कि 100 एंगस्ट्रॉम के बाद से सारे रिपीटिंग पैटर्न है, तो मतलब क्रोमेटीन का अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर है। और ऐसा देखा कि अगर इसमें से H1 रिमूव करते हैं तो भी क्रोमेटीन का जो पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर है वो फाइबर का सेम ही रहता है। ओके, इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट किया न्यूक्लियस बेसिस पे। न्यूक्लियस मतलब कि अगर जैसे सिंपल डीएनए है, और अगर आप न्यूक्लियस से क्लिप करते हो तो बहुत सारे फ्रेगमेंटाइज हो जाता है डीएनए, है ना, पर यही डीएनए अगर सिक्योर हो जाए न्यूक्लियोसोम में, है ना, और मैं इस डीएनए को क्लीव करूं न्यूक्लियस से, तो ये वाले डीएनए को न्यूक्लियस कट कर सकता है, क्रोमेटीन से जुड़े हुए डीएनए को न्यूक्लियस कट नहीं कर सकता। तो अगर मैं क्रोमेटीन का न्यूक्लियस से ट्रीटमेंट करूं तो मुझे ये न्यूक्लियोसोम मॉडल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें रेगुलर पैटर्न के जेल बेड्स मिलेंगे, है ना, जैसे कि जैसे कि हमने देखा कि इतना बड़ा जो डीएनए होता है इसमें लगभग 200 बेस पेयर होते हैं, है ना, तो अगर मैंने ये क्लीव किया और मैंने इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में 200, 400, 600, 800 पे मुझे मिलेंगे बैंड्स एक रेगुलर इंटरवल्स में। इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर सिक्योर है। क्यों सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पर आपके हिस्टोन बाइंड थे और ये क्रोमेटीन जैसा स्ट्रक्चर बना रहे थे। ठीक है, अभी 200 पे मिला तो मतलब इतना सिंगल न्यूक्लियोसोम है, अगर 400 पे मिला तो मतलब 2 न्यूक्लियोसोम्स है, 6 पे मिला तो मतलब तीन न्यूक्लियोसोम है ना। तो इससे पता चलता है कि हिस्टोन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डीएनए पे, और इसी को कितने न्यूक्लियोसोम है उसको भी मेजर करने के लिए ग्राफ यूज किया है ना, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम का सेडिमेंटेशन किया, तो एक न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर का है ना, तो देखो अगर मोनोमर मिल रहा है तो मतलब एक न्यूक्लियोसोम है, डाइमर मिल रहा है तो मतलब 2 न्यूक्लियोसोम, ट्राइमर मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ एक्सपेरिमेंटल व्यूज हैं जो बताते हैं कि क्रोमेटिन का कॉम्पेक्शन कैसे होता है। इसके अलावा डीएनएस 1 से डाइजेस्ट करके डीएनए का स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं, है ना। एक एक्सपेरिमेंट, कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसमें डीएनए ऑक्टामर के अराउंड बाइंड है, और डीएनएस 1 से अगर क्लिक करें तो ये वाले डीएनए को
क्लीव नहीं कर पाएगा। तो डीएनएस 1 जो होता है वो कोर डीएनए कट कोर डीएनए ओनली ऑन पोर्शन ऑफ डीएनए विच आर नॉट लिंक टू द हिस्टोन। डीएनएस 1 क्या करता है कि उस डीएनए कोर में डीएनए में भी उस डीएनए को कट कर सकता है जो कि हिस्टोन से लिंक्ड नहीं है, ठीक है। तो उसको भी फ्रेगमेंटाइज करके देखा गया है। तो हिस्टोन जो है वो ऑक्टामर फॉर्म में होता है ना। तो इसमें से भी H3 H4 जो है वो हाईली कंजर्व्ड हिस्टोन होते हैं। स्पेसिफिकली टेट्रामर फॉर्म में मिलते हैं H3 और H4, और ये जो होते हैं मल्टी सब यूनिट ग्लोबुलर प्रोटीन्स जैसे स्ट्रक्चर शो करते हैं। इसके अलावा सेम कह सकते हैं H2 H2 भी, ये भी डायमर फॉर्म में मिलते हैं, है ना। तो दो टेट्रामर जब मिलते हैं तो बनाते हैं ऑक्टामर इटसेल्फ। ओके, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ये कोर स्टोन्स है और इससे डीएनए बाइंड करता है, और जो डीएनए एक्स्ट्रा डीएनए मतलब दो दो को जोड़ने का जो काम करता है वो लिंक का डीएनए, ये कोर डीएनए, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो डीएनए लिंक है वो हिस्टोन ऑक्टामर, हाउ इज द डीएनए लिंक टू द हिस्टोन ऑक्टामर। डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर से कैसे जुड़ता है, तो उनके बीच की बाइंडिंग से। ओके, कैसे, ऐसा, ये कोर डीएनए है, ये कोर है, ये कैसे जुड़ते हैं, तो ये लिंकर से डीएनए से जुड़ता है, ये लिंकर डीएनए से जुड़ता है, ठीक है। अगर इसका न्यूक्लियस डाइजेशन किया जाए तो ये वाला डीएनए अगर कट कर दिया जाए तो ये 200 बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसोम्स मिलेंगे। अगर इनको और न्यूक्लियस से डाइजेस्ट कर दे तो बिल्कुल एक्सट्रीम इनकी प्रॉपर ट्रिमिंग होगी तो एंड्स बिल्कुल कट हो जाएंगे। तो ये लगभग 146 बेस पेयर का होता है एक न्यूक्लियोसोम, जिसमें डीएनए सीक्वेंस होता है 146 बेस पेयर का, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर जिगजैग सोलेनॉइड मॉडल बना रहे थे, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा हमने। सेकेंड ऑर्डर ऑफ कॉम्पेक्शन कैसा होता है कि ये न्यूक्लियोसोम है, इसके ऊपर डीएनए रैप होगा, तो ये आपके हिस्टोन्स, है ना। ये H1 प्रोटीन है दो हिस्टोन के बीच में। ये कैसे डिस्कवर किया कि H1 की क्या पोजीशन है क्रोमेटीन में, है ना। तो जनरली ऐसे बोलते हैं कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर कंडेंसेशन बढ़ता है, ठीक है। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊं तो कंडेंसेशन बढ़ेगा। तो देखो एक एक्सपेरिमेंट लगाया जिसमें H1 और H2 है ना। तो मैंने H1 डाला और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन था 1 मिलीमोलर। तो मैंने ऐसे देखा कि यहाँ पे कुछ बीट्स बनना स्टार्ट हो गए, बीट्स कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गए। यही सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मैंने 5 मिलीमोलर कर दिया तो बिल्कुल पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर मिला। देखो ये जिगजैग का मतलब जो भी मॉडलिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। तो ऐसा पता चला कि ये तो H1 की बात है। जब H1 नहीं डाला तो ऐसा देखा कि न्यूक्लियोसोम्स तो हैं पर बड़े रैंडम से हैं, इनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, और यहाँ पर और रैंडम स्ट्रक्चर चला गया। तो H1 इज नेसेसरी फॉर द क्रोमेटीन कॉम्पेक्शंस, क्रोमेटीन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ओके। तो अगर आपको क्रोमेटीन को कंडेंस करना है तो आपको H1 लगेगा ही, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि H1 इज रिक्वायर्ड, और H1 के साथ भी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन अरेंजमेंट इंप्रूव करता है इसी के साथ। कैसे पता चला, तो देखो ऐसा देखा कि ये H1 1 मिलीमोलर कॉन्सेंट्रेशन जब डाला तो जो जिगजैग मैनर में मिले न्यूक्लियोसोम्स और एक दूसरे से क्लोज तो थे पर पैटर्न प्रॉपर नहीं था, लूजली अरेंज थे। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो जिगजैग जो है वो टाइटर हो गया, ठीक है। अभी H1 नहीं है तो इस कॉन्सेंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है, H1 इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसी हिसाब से इसकी पोजीशन भी रिकॉग्नाइज की गई। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम देखो H1 नहीं है तो न्यूक्लियोसोम लॉन्गर विजिबल नहीं थे, स्ट्रक्चर ओपन हो गया था, फाइबर और हिस्टोन सब ओपन स्ट्रक्चर था। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर भी ये अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता, मतलब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से कोशिश तो कर रहे थे ये न्यूक्लियोसोम वापस पास में आने की, पर दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, ठीक है। तो बीट्स जो है वो विजिबल तो थी पर डीएनए जो है वो न्यूक्लियोसोम मॉडल
के फॉर्म में रैंडम स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बन रहा था, तो H1 बहुत जरूरी है सोलेनॉइड स्ट्रक्चर के लिए। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में डीएनए इस तरीके से न्यूक्लियोसोम अरेंज होते हैं और इनके ऊपर डीएनए रैपअप होता है और इनकी क्लिपिंग करता है H1 हिस्टोन, ठीक है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। एक न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना होता है, 10 नैनोमीटर, ठीक है। तो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर जो स्टेबलाइज होता है H1 मॉलिक्यूल से, तो सेकेंड स्ट्रक्चर के लिए H1 इज वेरी इंपॉर्टेंट है। H1 कैसा प्रोटीन है, तो ग्लोबुलर बॉडी है। ये कहाँ बाइंड होता है, तो डीएनए के आउटवर्ड बाइंड होता है। ये भी प्रोटीन ही है, तो इसके पास एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल होता है और ये एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड से करस्पॉन्ड करता है और इसीलिए न्यूक्लियोसोम के बीच में बाइंड कर पाता है। एक टोर ऑफ सोलेनॉइड मतलब एक सर्कल ऑफ सोलेनॉइड जो होता है उसमें 6 न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थर्ड ऑर्डर मतलब हाईली कॉम्पैक्शन मतलब 30 नैनोमीटर कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर बनता है। ये रेडियल लूप्स फॉर्म करते हैं और इसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लगभग 30%, है ना। और ये प्रोसेस को इम्प्लीकेट करते हैं, मतलब शुरू में जो न्यूक्लियोसोम वाला पॉइंट जो था, यहाँ पर तो आपके आ रहे थे कौन, हिस्टोन ही आ रहे थे। पर अगर इसी मॉडल को और कॉम्पैक्ट में कर दूं, कॉइल्ड कर दूं, तो यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाते हैं, ओके। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर कहा जाता है, थर्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसको। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मतलब हिस्टोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, पर ये क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन में इन्वॉल्व है। डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन अभी तक वेल अंडरस्टूड नहीं है और ये स्ट्रक्चरल स्कैफोल्डिंग करता है क्रोमेटीन्स को और क्रोमेटीन को अटैच करवाता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स से, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोसोम की होती है रिमॉडलिंग मतलब जैसे ये न्यूक्लियोसोम है, इसके ऊपर जो डीएनए, ये डीएनए स्लाइड करता है या डीएनए ट्रांसफर भी हो सकता है। जैसे स्लाइड कैसे करता है, जैसे ये समझो ये ब्लू है, यहाँ पर हमारा कोई जीन है, ये रेड है, यहाँ पे हमारा कोई जीन है। अभी क्या है, ये न्यूक्लियोसोम में ये जीन अंदर की तरफ है। अगर मुझे इस जीन को एक्सप्रेस करवाना हो, है ना, तो मुझे इसको एक्सपोज करना पड़ेगा, या इस जीन को एक्सप्रेस करवाना तो मुझे इसको ओपन करवाना पड़ेगा। तो इसकी रीमॉडलिंग या स्लाइडिंग से थोड़ा सा डीएनए स्लाइड किया और ये डीएनए ओपन कर दिया, तो ये डीएनए हो गया एक्सपोज। अब इस एक्सपोज डीएनए का आप एक्सप्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये डीएनए की ओपनिंग के लिए स्लाइडिंग जैसे चीजें भी यूज की जाती है, तो न्यूक्लियोसोम स्लाइड कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोसोम्स में रीमॉडलिंग के ड्यूरेशन में कुछ जीन्स ट्रांसफर भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 जीन्स है, इनको एक्सप्रेस करना है, ये कोई डीएनए जो ओपन है, तो इन जीन्स को या इस स्ट्रक्चर को आप ट्रांसफर कर सकते हो एक्सपोज वाले जोन पे, जिससे इनको फर्दर ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन करवाया जा सके। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम ट्रांसफरिंग, ठीक है। कभी कभी इनएक्सेसिबल प्रोटीन्स जो होते हैं, इनएक्सेसिबल जीन्स होते हैं, उनको एक्सेसिबल भी किया जाता है। जैसे ये अंदर की तरफ है, अभी आप चाह रहे हो इसका एक्सप्रेशन हो तो इसको करना पड़ेगा बाहर की तरफ, तो इनको एक्सेसिबल भी बनाया जाता है थ्रू द न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग, ठीक है। इस न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग में मॉडिफिकेशंस होते हैं, है ना। तो मॉडिफिकेशंस कैसे, तो जनरली न्यूक्लियोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोसोम है, इसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए, ठीक है। ये स्टोन कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, ये एक दूसरे से बाइंड है, ये फिक्स स्ट्रक्चर। अगर कोई डीएनए है न्यूक्लियोसोम से बाइंडेड है, इस डीएनए को अगर आपको कंडेंस्ड ही रहने देना है तो इस पे करते हैं मिथाइलेशन, पर अगर आपको इस डीएनए को एक्सप्रेस करना है तो इस पर किया जाता है एसिटाइलेशन, ठीक है। तो अगर समझो कि आपको कोई डीएनए को ओपन करना है ना, तो ओपन करने के लिए एसिटाइलेशन प्रोसेस यूज की जाती है, जिसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, एन टर्मिनल के हिस्टोन प्रोटीन्स, इन एन टर्मिनल हिस्टोन प्रोटीन पर किया जाता है एसिटाइलेशन। और अगर इन हिस्टोन प्रोटीन का एसिटाइलेशन करते हैं तो यहाँ पर आते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज ब्रोमोडोमेन्स, और ये ब्रोमोडोमेन्स बाइंड कर जाते हैं हिस्टोन से
और इस तरीके से डीएनए को बनाते हैं एक्सपोज्ड फॉर्म या ओपन करते हैं डीएनए। ठीक है, ये डीएनए अगर ओपन हो गया है तो इस डीएनए को आप एक्सप्रेस करवा सकते हो। एक्सप्रेस करवाना मतलब इस डीएनए का आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो या फिर इस डीएनए का आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ब्रोमोडोमेन्स ऐसे प्रोटीनस डोमेन होते हैं जो एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं और डीएनए का ओपनिंग को प्रमोट करते हैं। डीएनए ओपन होगा तब एक्सप्रेस होगा। ठीक है, और ये ब्रोमोडोमेन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से की बाइंडिंग को भी प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से अगर एसिटाइलेशन होगा तो डीएनए ओपन होगा और उसका एक्सप्रेशन हो सकता है। इसके जस्ट अपोजिट, अगर किसी डीएनए को आपको एक्सप्रेस नहीं करवाना तो उसके हिस्टोन पर जनरली मिथाइलेशन होता है। और कौन से हिस्टोन? तो H3 और H4 पर मिथाइलेशन हाईली होता है। ये मिथाइलेशन पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं प्रोटीन्स दैट इज कॉल्ड क्रोमोडोमेन्स। और ये जो क्रोमोडोमेन्स होते हैं ये डीएनए के कंडेंसेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी डीएनए को कंडेंस करना है या क्रोमोसोमल लेवल कॉम्पैक्ट करना है तो उसके लिए क्रोमोडोमेन्स यूज किए जाते हैं। अगर किसी डीएनए को एक्सप्रेस करना है तो वहां पर ब्रोमोडोमेन्स यूज किए जाते हैं। So acetylation and methylation pattern is useful for the nucleosome remodeling process. Okay. तो अब हमने अभी तक पढ़ा कि क्रोमेटिन का कॉम्पेक्शन कैसे होता है, कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है। तो हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में क्रोमेटिन्स पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आए हैं। दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज फॉर्मेट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2018 सेट, आई थिंक सेट का ही है, हाँ, है ना। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। 5 मेजर हिस्टोन प्रोटीन्स आर, कौन से 5 मेजर हिस्टोन प्रोटीन्स हैं? H2A, H3, H4, H5. 5 is not the histone considered for the chromatin. और हिस्टोन प्रोटीन में H5 नहीं होता तो ये तो गलत हो गया। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो इसलिए दो बार लिखा हुआ। ठीक है, H2A, H2, H1, H2 ये नहीं होता ना, H1A, H2, H1B नहीं होता, H1, H2A, H2B, H3, H4, this is the right answer. Okay, H2, H3A, H3B ये नहीं होता, H2 होता है। Okay, so according to these, C is the correct answer. Next question. The nucleosome, which is basic structural unit of chromatin, was described by कि न्यूक्लियोसोम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है क्रोमेटिन का। किसने बताया था ऐसा? ये भी सेट का क्वेश्चन है। रॉजर और कॉनबर्ग, फिलिप शार्प, रिचर्ड रॉबर्ट्स, ग्रेग वेंटर। ओके, so out of this, as we know, Roger Kornberg is giving the structure of nucleosome. ठीक, तो एक और चीज, टोपोआइसोमरेज। क्रोमेटिन कॉम्पेक्शन में टोपोआइसोमरेज का क्या रोल है? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में टोपोआइसोमरेज देखा था। और एक और चीज, टोपोआइसोमरेज के बारे में हमने देखा था कि ये क्रोमोसोमल कंडेंस करवाता है, क्रोमोसोम को कंडेंस करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, जनरली टोपोआइसोमरेज क्या करते हैं? क्लीव करते हैं और सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड को क्लीव करते हैं और डीएनए को की सुपर कॉइलिंग को कम करता है या नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, यहाँ पर टोपोआइसोमरेज की अगर क्रोमेटिन से रिलेटेड बात करूं तो कंडेंसेशन में इसका रोल होता है। ओके, ठीक है, चलो तो आज की क्लास खत्म करते हैं हम यहीं। आज हमने पढ़ा क्रोमेटिन कॉम्पेक्शन। एक बार स्लाइड देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हो। ओके, बाय बाय।